Hello students, welcome to AGIS. Today we are going to study about one phenomena, climatic phenomena, western disturbance. Western disturbance. So basically in this video our main focus will be upon the benefits or the losses of this climatic phenomena, western disturbance. Why it is called western? Because this phenomena happens because of the westerly wind which are coming from the Mediterranean, Caspian Sea region. Now इन इलाकों से वेस्टर्लीज, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि विंड का नाम उसके ओरिजिनेशन के पॉइंट पे रखा जाता है. सो इफ अ विंड इज कमिंग फ्रॉम द वेस्टर्न साइड इट विल बी कॉल्ड वेस्टर्लीज. इफ द विंड इज कमिंग फ्रॉम द ईस्टर्न साइड इट विल बी कॉल्ड ईस्टर्लीज. सो इस बेसिक को सबसे पहले क्लियर रखें कि विंड का नाम यानी हवाओं का नामकरण किस आधार पे किया जाता है. सो हवाएं जिस डायरेक्शन से आती हैं हवाओं का नाम उसके ओरिजिन के उसी डायरेक्शन के ऊपर रखा जाता है. सो वेस्टर्लीज जब आती है इस रीजन से, पश्चिम से, तो वो अपने साथ में अभी अक्टूबर नवंबर के महीनों के आसपास में खास करके प्रेशर बेल्ट के नीचे की ओर शिफ्ट हो जाने के कारण, अब ये प्रेशर बेल्ट होता क्या है, ये सब क्लाइमेटोलॉजी का बहुत शुरुआत का टॉपिक है, बट फॉर करंट अंडरस्टैंडिंग पूरा जो वर्ल्ड है वो डिफरेंट प्रेशर बेल्ट्स में डिवाइडेड है. अब उसमें कुछ प्रेशर बेल्ट्स जो है वो हाई प्रेशर बेल्ट है तो कुछ प्रेशर बेल्ट लो प्रेशर बेल्ट है. फॉर एग्जांपल हमेशा से दोनों पोलर रीजन जो है वो बहुत ही ज़्यादा कूल एरिया होते हैं. सो दिस रीजन विल ऑलवेज बी हाई प्रेशर. एट द सेम टाइम इक्वेटोरियल रीजन, क्योंकि यहाँ सन का इंसोलेशन मैक्सिमम मिलता है इसीलिए इक्वेटोरियल रीजन हमेशा से लो प्रेशर रीजन रहता है. और इसीलिए दो पोलर रीजन और एक बीच के इक्वेटोरियल रीजन को थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट भी कहा जाता है, यानी तापजन्य दाब पट्टी. अब इसलिए इसको कहा जाता है थर्मली इंड्यूस्ड क्योंकि यहाँ पे प्रेशर बेल्ट का बनने का मेन रीजन जो है वो एक्चुअली में सन का इंसोलेशन है, यानी थर्मल है, यानी टेम्परेचर है. एंड दैट इज व्हाई दीज थ्री प्रेशर बेल्ट्स आर कंसीडर्ड एज थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट. बाकी के जो दो प्रेशर बेल्ट्स हैं यानी कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और जो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है, ये दोनों प्रेशर बेल्ट डायनेमिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट होते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन से जो हवाएं सन के इंसोलेशन के कारण गर्म होकर के ऊपर की ओर उठती हैं वो हवाएं अधिक ऊंचाई को प्राप्त करने के बाद ठंडी हो जाती हैं और फिर हवाएं फिर से ठंडी होने के बाद नीचे की ओर गिरती हैं. सो जहां हवाएं नीचे की ओर गिरती हैं हमेशा से उस प्रेशर बेल्ट को हाई प्रेशर बेल्ट माना जाता है या कहा जाता है, जबकि जहां हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं उस प्रेशर बेल्ट को लो प्रेशर बेल्ट कहा जाता है. अब इक्वेटोरियल रीजन से ऊपर उठी हुई हवाएं क्योंकि अधिक ऊंचाई को प्राप्त करती हैं तो जैसे जैसे ऊपर जाती हैं 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के हिसाब से उनके टेम्परेचर में डिक्रीज होता है. और उस कारण से जब हवाएं ठंडी होती हैं तो हमेशा भारी हो जाती हैं. ठंडी होने के बाद हवाएं जब गर्म होती हैं तो वो हल्की होती हैं. सो इस कारण से इक्वेटोरियल रीजन से ऊपर उठी हुई हवाएं ठंडी होने के बाद सब ट्रॉपिकल रीजन में गिरती है. इसलिए इस बेल्ट को, ये वाले लाइन को सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट कहते हैं. बिकॉज इस रीजन में इक्वेटोरियल रीजन से ऊपर उठी हुई हवाएं ठंडी होने के बाद नीचे की ओर गिरती हैं. सो डिसेंडिंग एयर के कारण हमेशा से हाई प्रेशर. कॉमन सेंस के लिए सीधा सा आप समझो कि कोई भी चीज जब आपके ऊपर रखा जाएगा यानी ऊपर से नीचे की ओर दबाव आपके सर पे लगेगा तो हाई प्रेशर इसी को कहेंगे. सेम वे में जिस क्लाइमेटोलॉजी के हिसाब से अगर आप स्टडी करने का सोचे तो हवाएं जहां पे नीचे की ओर गिरेंगी उसके कारण हाई प्रेशर जनरेट होगा. सो इस बेल्ट में हाई प्रेशर जनरेट होता है बिकॉज यहाँ पे हवाएं ठंडी होकर नीचे की ओर डिसेंड करती हैं. एट द सेम टाइम ऊपर में भी नदर्न हेमिस्फीयर में भी यहाँ पे हवाएं आके इक्वेटोरियल रीजन के जो हवाएं हैं वो गर्म होकर के ऊपर उठती हैं और ये फिर डिसेंड करती हैं ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ इस एरिया में. इसलिए इसे कहते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट. एट द सेम टाइम जो पोलर रीजन से हवाएं हैं वो हमेशा से हाई प्रेशर बेल्ट रहेंगी दोनों पोल पे.
सो यहाँ पे हाई प्रेशर, फिर से ये हवाएं जब टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के संपर्क में आती हैं तो अगेन यही हवाएं यहाँ तक आते आते फिर से ऊपर की ओर उठना चालू करती हैं, इसलिए इस रीजन को कहते हैं सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। ये बेसिक के लिए मैंने बता दिया। और इस प्रेशर बेल्ट में हमेशा डिफरेंसेस होते हैं सन के अपेरेंट मूवमेंट के हिसाब से। फॉर एग्जांपल, सन जब नदर्न हेमिस्फीयर की ओर रहते हैं तो उस समय में ऊपर के तरफ में आपको गर्मी ज्यादा फील होगी, जबकि सन का पोजीशन अभी हमारे यहाँ इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम सोचे तो अभी सन का पोजीशन साउथवर्ड शिफ्ट हो गया है, यानी सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ हो गया है। इसलिए आने वाले समय में इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया वाले पार्ट में आपको गर्मी सुनने को मिलेगी। द हिंदू वगैरह आप पढ़ेंगे तो उसमें आर्टिकल्स वगैरह आएंगे कि ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर हुआ है। सो ये होता है इसलिए क्योंकि सन का अपेरेंट मूवमेंट जो है सदर्न हेमिस्फीयर में शिफ्ट हो जाता है। सो इस तरह से पूरे साल नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में सन के अपेरेंट मूवमेंट के कारण ये प्रेशर बेल्ट भी शिफ्ट होते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये इक्वेटोरियल रीजन हमेशा से इक्वेटर पे ही नहीं रहता है, ये शिफ्ट होकर के नीचे की ओर आपको प्रेशर बेल्ट के हिसाब से, वैसे तो इक्वेटर बीच में ही रहेगा पर क्लाइमेटिक प्रेशर बेल्ट जो है वो नीचे और ऊपर शिफ्ट होते हैं सन के अपेरेंट मूवमेंट के हिसाब से। सो ये हो गए बेसिक। अब ऐसे में ही जब अक्टूबर और नवंबर के महीने में, अब हम आते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के ऊपर, ऐसे में ही जब अक्टूबर और नवंबर के महीने में हमारे यहाँ ठंड का मौसम शुरू होता है तो ये इसलिए शुरू होता है क्योंकि सन का अपेरेंट मूवमेंट सदर्न हेमिस्फीयर में चला गया है। सो इसलिए हमारे यहाँ इंक्लाइंड सनरेज अब पड़ रहे हैं और हमारे यहाँ अब गर्मी कम होने वाली है और ठंड बढ़ने वाली है। सो इस कारण से जब प्रेशर बेल्ट नीचे की ओर शिफ्ट होता है, सो ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट नीचे की ओर शिफ्ट होने के कारण थोड़ा सा जो यूरोपियन एरियाज में पहले सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट था वो नीचे की ओर शिफ्ट होने के कारण इंडिया के लगभग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर में या हिमालयन रीजन के ऊपर में आ जाता है। अब इस वजह से जो वेस्टर्लीज पहले यूरोपियन एरियाज में केवल बह रहे थे या फिर हिमालय के ऊपर के एरियाज में बह रहे थे, वही वेस्टर्लीज नीचे की ओर प्रेशर बेल्ट शिफ्ट होने के कारण हिमालय के क्षेत्र में प्रवाहित होने लग जाती हैं, जिसके कारण पश्चिम से आने वाली हवाएं अपने साथ में जब वो आती रहती हैं तो मॉइस्चर लेकर के आती है मेडिटेरेनियन सी, कैस्पियन सी, डेड सी, इन सब सी के इलाके से वेपराइजेशन से ऊपर उठे हुए हवाओं को यानी आर्द्र हवाओं को, मॉइस्ट एयर को अपने साथ लेकर आती रहती हैं। और यहीं पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इन हवाओं के वेस्टर्लीज के आने के क्रम में ही इनको और ज्यादा पुश मिलता है सब ऊपर में बहने वाली वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम से, यानी वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम से इन वेस्टर्लीज हवाओं को पुश मिलता है। अब ये पुश मिलता है ये इसलिए क्योंकि जेट स्ट्रीम, जिसके बारे में हम अभी फिलहाल इतना ही बता सकते हैं कि जेट स्ट्रीम अपर एयर सर्कुलेशन है, का मतलब है एयर जो ऊपर में बहती है ट्रोपोपॉज के आसपास में या ट्रोपोस्फेयर में ऊपरी हिस्से में बहती है लगभग 6 से 8 किलोमीटर या 6 से 14 किलोमीटर के बीच में, उस ऊपर की ऊंचाई में बहने वाली इन हवाओं की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। 300 किलोमीटर पर आवर से 600 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड हो सकती है, 120 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा हो सकती है। सो इनके स्पीड ज्यादा होने के कारण जो ये मॉइस्ट एयर ऊपर में उठ करके आती रहती है, इनको जेट स्ट्रीम से धक्का मिलता है और ये इंडिया में आके एंटर कर जाती है इसके हेल्प के कारण, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम के कारण। अब ये वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम पहले जब गर्मी हमारे यहाँ होती है तब ये तिब्बत के पठार के ऊपर रहता है, लेकिन प्रेशर बेल्ट के नीचे की ओर शिफ्ट होने के कारण यही वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम फिर से हिमालय के क्षेत्र में नीचे की ओर आ जाते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि हिमालय का हाइट क्योंकि 8 किलोमीटर से भी ज्यादा है, इसलिए वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो कि 6 से 8 किलोमीटर या 6 से 14 किलोमीटर के बीच में बहती है, उसको यहाँ पे आने के बाद उसका डिवीजन 2 पार्ट में होता है। एक वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम नदर्न पार्ट में चली जाती है और दूसरी वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम इंडिया के पार्ट में ऐसे करके प्रवेश करती है। अब इसके इंडिया की तरफ प्रवेश करने के कारण जो मॉइस्चर इसने मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी या कैस्पियन सी से अपने साथ लाया है एयर ने, उसको पुश मिलता है और उसके कारण इस हाई एल्टीट्यूड के इलाके में भी मॉइस्चर विंटर के समय में भी आ पाता है, जिसके कारण जो मॉइस्चर इस समय वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम के पुश के कारण आता है, इसके कारण हमारे यहाँ मॉनसून का महीना चले जाने के बाद भी विंटर के टाइम में भी यही मॉइस्चर के कारण ऊपरी पहाड़ी इलाकों में यानी JNK, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के इलाकों में बर्फबारी होती है। एट द सेम टाइम इसी मॉइस्चर के कारण
भारत के जो मैदानी इलाके हैं, जो प्लेन एरियाज हैं, जो लैंड एरिया है, उस एरिया में बारिश होती है विंटर के महीनों में। अब सवाल उठता है कि इस विंटर के महीने में बारिश होने से फायदा क्या है, नुकसान क्या है? फायदा ये होता है, सबसे बड़ा फायदा ये है कि इस बारिश के कारण हिली एरियाज में गर्मी के मौसम में होने वाले मॉनसून के बाद कोई और सोर्स रह नहीं जाता है बारिश का। इस कारण से केवल और केवल ग्लेशियर से आने वाले पानी के कारण पेरेनियल नेचर रहता है रिवर का। इस पेरेनियल नेचर ऑफ रिवर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है ये रेनफॉल। उस कारण से प्लेन एरिया में वहां से आने वाले पंजाब के कनाल वगैरह में आने वाले वाटर में अबंडेंस में वाटर और मिल पाता है। एट द सेम टाइम इस बारिश के कारण जो नॉर्थ इंडिया में रबी का फसल होता है जैसे कि गेहूं वगैरह, इनको जो मच नीडेड मॉइस्चर है उसकी पूर्ति हो पाती है। एट द सेम टाइम यहाँ पे जो बर्फबारी हुई है उसके कारण टूरिज्म फ्लरिश कर पाता है, यानी हिली एरियाज में बर्फबारी होने के कारण टूरिज्म वगैरह को भी पुश मिलता है। एट द सेम टाइम यहाँ जो नमी की मात्रा इसको चाहिए है उसकी पूर्ति हो पाती है। प्लस में जो हिली एरियाज में क्रॉप किए जाते हैं जैसे कि सेब वगैरह की खेती, जैसे कि कश्मीर में और भी चीज़ों की जो खेती होती है ड्राई फ्रूट्स वगैरह की, इन सब को उस समय में मॉइस्चर की पूर्ति हो पाती है। इसके कारण सबसे बड़ा बेनिफिट है पंजाब जैसे राज्य को, जहाँ पे इस बर्फबारी से पिघलने वाले वाटर के कारण सतलज वगैरह से होने वाला जो पानी का सप्लाई है वो बना रह जाता है। और यही कारण है कि पूरे इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र चुना गया था पंजाब को, बिकॉज इस एरिया में दोनों तरह के फायदे इनको देखने को मिलते हैं। गर्मी के मौसम में मॉनसून से भी रेनफॉल यहाँ पे, एट द सेम टाइम यहाँ की लैंड जो है वो ज्यादा फर्टाइल है बिकॉज ये इंडस रिवर सिस्टम के अंदर आता है। उसके द्वारा लाए गए सेडिमेंट्स के कारण ये काफी उपजाऊ है। तीसरी चीज है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण यहाँ पे बारिश की पूर्ति हो पाती है, जिसके कारण पेरेनियल नेचर की रिवर बनती है। और इस पेरेनियल नेचर के रिवर के कारण यहाँ एनुअल पूरे साल पानी का सप्लाई बना रहता है। इसलिए ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए सबसे उपयुक्त इलाका ये पंजाब का इलाका था। एक और रीजन ये भी है कि पंजाब के इलाकों में देश के बाकी हिस्सों के इलाकों के तुलना में जो फार्मर्स हैं वो ज़्यादा बड़े फार्मर्स हैं, लार्ज फार्मर्स हैं और रिच फार्मर्स हैं। ये सारे कारण होने के कारण ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए मोस्ट सूटेबल प्लेस पंजाब था। और यही कारण है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन सबसे ज़्यादा सफल अगर कहीं हो पाया तो इंडिया में पंजाब के रीजन में हो पाया। दिस इज ऑल अबाउट दी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। क्यों होता है? बिकॉज वेस्टर्लीज यहाँ से आती है मॉइस्चर लेकर के, इसको पुश मिलता है वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो कि ऊपर में प्रवाहित होती है, और उस सब के कारण यहाँ पे बर्फबारी होती है, रेनफॉल होता है, नदन इंडिया में बारिश होती है। अब हुआ कि नुकसान क्या है? जो मच नीडेड मॉइस्चर मिलता है रबी फसलों को, उसी के समय में कुछ दलहन की जो फसलें वगैरह लगी रहती है उसको मॉइस्चर ज़्यादा मिल जाने के कारण नुकसान पहुंचता है, या तिलहन की जो फसलें होती हैं ऑयल सीड्स वगैरह, इनको नुकसान पहुंचता है। इसके दोनों फायदे होते हैं और नुकसान, दोनों ही चीज़ें होती हैं। इसमें से कुछ नुकसान में ये भी है कि ओले वगैरह पड़ते हैं जिसके कारण मटर वगैरह की जो खेती होती है उसको भारी नुकसान पहुँचता है, या दाल की जो खेती होती है उसको भारी नुकसान पहुँचता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमारे लिए फायदेमंद भी और नुकसान भी दोनों साबित होता है। So this is all about the western disturbance. Thank you.